हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम लोग स्टडी करेंगे मोशन इन प्लेन के बारे में। ओके बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं मोशन इन प्लेन। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में अपने बताया था हमने लीनियर मोशन के बारे में, तो थोड़ा सा हम उसको रिफ्रेश कर लें क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से को रिलेटेड हैं और दोनों में डिफरेंस भी हम जानना हम लोग के लिए उतना ही जरूरी है कि लीनियर मोशन में और मोशन इन प्लेन में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों अभी हम लोग थोड़ा सा पिछला जो हमारा टॉपिक था उसको हम थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो हम लोग लास्ट टॉपिक में ये पढ़े थे कि हमारा जो लीनियर मोशन होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि एक हम स्ट्रेट लाइन देखते हैं, ड्रॉ करते हैं और इसमें देखते हैं कि एक ओरिजिन है, ये ओ है। तो इसमें आप देखो कि एक डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन है और यहाँ पे माइनस एक्स आएगा। ओके, तो ये डायरेक्शन में जा रहा है तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं और ये डायरेक्शन में जा रहा है तो हम निगेटिव ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बाइक चला रहा है या फिर कोई कार ट्रेवल कर रही है तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही है, तो यहाँ से हम ओरिजिन से कैलकुलेट करेंगे और ये डायरेक्शन पे जाते हैं। जैसे हमारा 5 किलोमीटर, ओके, 10 किलोमीटर ऐसे जा रहा है और फिर अगर वो उसी पोजीशन पे अगर ओरिजिन से वो पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इसको माइनस में लेके जाएंगे इस तरह। तो ये हमारा मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब एक लाइन में है। यूनिफॉर्म मीन्स मतलब एक लाइन में है। सो लीनियर इन मोशन सिंपली अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हमारा जो पिछला वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है, उसको आप जो एक बार फिर से देख लीजिए, जिससे आप जो है रिवाइज हो जाएगा आपका ये चैप्टर। सो अभी हम ये टॉपिक पे जाते हैं मोशन इन प्लेन के बारे में। तो अभी हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। सो मोशन इन प्लेन को हम इस प्रकार समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, ये x है, ये y है। ओके, और ये डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं ये हमारा z है। ओके, ये हमारा z डायरेक्शन है। ओके, सो मोशन इन प्लेन का मीन्स ये है कि दो डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन अगर हम देखें तो इसको हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि यहाँ से एक डायरेक्शन ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया। ओके, सो एक डायरेक्शन हमारा ये हो गया, ये ओरिजिन है और ये ए है और ये बी एज्यूम करते हैं, ये सी एंड ए बी सी इस टाइप से। ओके, सो एक डायरेक्शन में इधर जा रहा है, मोशन हो रहा है, एक डायरेक्शन में इधर, ये डायरेक्शन में। सो ये डायरेक्शन आप देखो तो ये दो डायरेक्शन में जब जा रहा है तो इस चैप्टर में हम मोशंस को इन दो डायरेक्शन में कैसे ट्रेवल कर रहा है, कैसे ये मोशन हो रहा है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो इसको दो डायरेक्शन को ही बोलते हैं प्लेन, मोशन इन प्लेन। तो ये हमारा जो है ये जो वाई प्लेन है उसको हम ये डायरेक्शन में दिखाए हैं, तो ये हमारा एक प्लेन बन गया। ओके, सो आप इसको और डीपली समझने के लिए हम इसके बारे में आगे स्टडी करते हैं। सो बच्चों मोशन इन प्लेन में अगर आप देखोगे तो जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन है। ओके, और यहाँ पे हमारा जो ट्रेवलिंग हो रहा है वो एक प्लेन के थ्रू हो रहा है। तो जैसे ए फॉर एग्जांपल यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ओके, सो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो रहा है। सो नाउ अब यहाँ पे ये किस डायरेक्शन में जाएगा और कैसे जाएगा, इसको हम समझने के लिए पहले वेक्टर और स्केलर को समझेंगे। सो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है वेक्टर एंड स्केलर। सो अगला टॉपिक हम इस पे जाते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज एंड दूसरा है हमारा स्केलर। ये दोनों अगर हम समझ जाएंगे तो इसके बाद हमको समझ में आएगा कि ये जो मोशन हो रहा है, जो भी हमारा जो क्वांटिटीज हैं और फोर्स का डायरेक्शन क्या है और मोशन का डायरेक्शन क्या है, इसके बारे में हम डीपली समझ सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। सो बच्चों हम लोग पहले पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। ओके, तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ओके, इसके बारे में हम लोग समझते हैं।
स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। ओके, अदिश मतलब जिसमें दिशा न हो, डायरेक्शन न हो। ये मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूं जिससे आप इसको मेमोराइज कर सको। स्केलर मीन्स जिसमें डायरेक्शन नहीं है, विदाउट डायरेक्शन। सो विदाउट डायरेक्शन क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोल सकते हैं हम। तो स्केलर क्वांटिटी अगर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल पॉइंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, ओके, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, सो डिस्टेंस फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो ये जो डिस्टेंस है ए और बी पॉइंट, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। ओके, सो इन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर, इसका कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। ओके, तो इसको हम क्वांटिटी को बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो अभी जैसे दो बिंदुओं की दूरी को हमने बताया। अब इसके बाद अगर आप देखोगे कुछ क्वांटिटी जैसे होती है, जैसे किसी भी बॉडी का मास जो होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ओके, अगर ऐसे देखोगे आप तो इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल अभी हम इसको और अच्छे से आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए एक आपके पास रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ओके, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर। ओके, अभी ये जो ए बी सी डी, अगर इसका हम बोलें कि इसका आप निकालो कि इसका जो है परिमाप क्या होता है या इसका क्षेत्रफल क्या होता है। सो अगर इन भुजाओं का आप योग करोगे, इन जो ए बी सी डी का आप योग करोगे, एडिशन करोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। सो इसका आप योग करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा उससे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो इस क्वांटिटीज को हम बोलते हैं अदिश राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, आप ये कॉन्सेप्ट है, स्केलर क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, वो केवल अपने वैल्यू पे ही डिपेंड रहती है। उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसका कोई भी लेना देना इससे नहीं होता। ओके, सो आपको स्केलर क्लियर हो गया। अभी हम लोग चलते हैं वेक्टर पे। सो नाउ अभी हम लोग चलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज मींस जिसमें डायरेक्शन हो। ओके, जिसमें डायरेक्शन हो। इसका मीनिंग क्या है कि डायरेक्शन का आपको मीनिंग समझ में अगर नहीं आ रहा है तो अभी मैं इसको थोड़ा और डिफाइन करता हूं कि डायरेक्शन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक आप एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। ये ग्राउंड है। ओके, ये एक हमारा टेबल, समझ लो एक टेबल है, इसमें हमने यहाँ पे एक बॉडी रख दिया, ये इसमें ये फोर्स लग रहा है। ओके, एफ। सो एफ फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, ये डायरेक्शन में लग रहा है, करेक्ट। अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये ग्राफ में देखते हैं तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ओके, सो ये डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मीन्स ये है कि ये डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ये डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये केवल इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इट मीन्स ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो कोई भी, मान लो यहाँ पे कोई बंदा है, आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लगाने के बाद यहाँ से ये मूव होके यहाँ तक आ गया। ओके, यहाँ से मूव हुआ यहाँ तक आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है। तो ये ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटीज जो होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन उसमें होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है कि फोर्स क्या है, फोर्स वेक्टर है या स्केलर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों ये पूछा जाता है कि फोर्स क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसमें बताओगे वेक्टर क्वांटिटी। कैसे बताओगे? क्योंकि हम किसी को फोर्स लगा रहे हैं तो वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके बच्चों, सो अभी इसके अगर हम वेक्टर पे देखें तो वेक्टर में हमारे पास आते हैं वेव हो गया, वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सब डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। आपको थिंक करना है कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम यहाँ पे एक बॉडी है और इसको हम यहाँ पे फोर्स लगाया, सो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट हो गया।
तो हम लोग इनिशियल अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किए थे। ओके, सो ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन। ओके, सो अभी इनिशियल और फाइनल कंडीशन के बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये एक डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो ये जो होता है, ये इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब ये एक डायरेक्शन डिपेंडेंट है। ओके, सो नाउ इट इज क्लियर। सो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर्स। ओके, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर। सो लास्ट वीडियो में हम आपको डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन के बारे में बताया था, लीनियर मोशन के बारे में। सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर्स और प्लेन में कैसे ये पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट कैसे हम डिफाइन करेंगे, हम लोग उसके बारे में अभी स्टडी करते हैं। ओके, सो कोई भी पोजीशन अगर आपको डिफाइन करना है तो इट मीन्स वो उसको हम एक्स वाई जेड के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट ओ है। ओके, और फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई भी बॉडी चल रही है, वो यहाँ से पहुँच के यहाँ तक जाती है, ये है पी पॉइंट। ओके, अभी इसका पोजीशन यहाँ तक पहुँचने में इसने टी टाइम लिया। ओके, अब आप देखो कि ये टी पॉइंट तक टी टाइम पे ये पी पॉइंट पे पहुंच गया। ओके, अब यहां से फिर से जब चलता बॉडी, या फिर इसका जो पोजीशन है पी से पी डैश तक गया, और इसके लिए पहुंचने में टाइम लिया t1। ओके, सो नाउ अभी इसको आपको डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग वही हमारा जो पुराना फार्मूला है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। सो यहाँ पे आप देखोगे P इसका इनिशियल पॉइंट था और P डैश इसका फाइनल पॉइंट था। सो हम इसको वेक्टर से जोड़ देंगे। ओके, और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। सो हमारा P से P डैश जो होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, P से P डैश। सो यहाँ पे आपको ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी को हम इंक्रीज कर रहे हैं मोशन इन प्लेन में। सो बोथ कॉन्सेप्ट आपको जो है, दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अगर जो बच्चे ये वीडियो नहीं, हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो देखें और उसको समझें कि उसमें हमने लीनियर मोशन को कैसे डिफाइन किया हुआ है, उसमें डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है। सो वो आपको और भी क्लियर होगा। और अगर आपको बच्चों कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो हमसे आप क्वेश्चन करिए। हम लोग बच्चों एक और एग्जांपल से हम लोग इसको पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं वेक्टर्स के। ओके, सो हमारा ये ग्राफिकल मेथड है। सो हम यहाँ पे इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, ये हमारा ओरिजिन है। ओके, सो कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल यहाँ से p पॉइंट से मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल हम इसको मान लिए p। ओके, इसको मान लिया हमने e, इसको मान लिया हमने F, इसको मान लिया G। सो अभी देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि ये इनिशियल कंडीशन है और ये हमारा फाइनल कंडीशन। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो हमारा डिस्टेंस है, मतलब जो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन में जो हमारा डिस्टेंस है, वो इसका जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। सो ऐसे हम कई एग्जाम्पल से हम आपको समझा सकते हैं, और आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। सो अब ये ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखो कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पाथ लेंथ, ये हमारा क्या है, पाथ लेंथ। हम लोग डिस्कस किए थे पाथ लेंथ के बारे में, करेक्ट बच्चों? तो पाथ लेंथ के बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो पाथ लेंथ क्या होगा, जो हमारा ये यहाँ से ये जा रहा है पार्टिकल, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये हमारा पाथ लेंथ है। ओके, ये हमारा पाथ लेंथ है। और पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो भी सकता है, और हमेशा डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो कॉन्सेप्ट क्या है, पाथ लेंथ जो है, सॉरी हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पाथ लेंथ के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, हाँ, उससे ये बड़ा नहीं हो सकता, ये उसके बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। ओके, तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप मेमोरी में रखिए। ये
कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखो, क्योंकि इसके बराबर भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं तो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। सो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ लेंथ के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों हमेशा बराबर आए या इक्वल आए, उससे कम भी हो सकता है। ओके, सो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप जो है याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए, और इस कॉन्सेप्ट को हमारे इस ग्राफिकल मेथड से आप समझ भी सकते हो। ओके, सो बच्चों अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। ओके, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। सो बच्चों नाउ कॉन्सेप्ट, इसको मार्क करो अपने जो है कॉपी में या बुक में, इसको मार्क करो कि दो वेक्टर ए और बी, मान लो फॉर एग्जांपल दो वेक्टर ए और बी है, वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब उसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों जो है इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये बात ध्यान पे रखो। दो वेक्टर फॉर एग्जांपल, एक वेक्टर हमारा है ए और ये सेम इसी डायरेक्शन में ये वेक्टर बी, तो ये डायरेक्शन आप देखो, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मींस अगर ये 5 का है तो ये भी 5 का होगा। ओके, और फॉर एग्जांपल ये x डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी x डायरेक्शन में ही जाएगा, तब ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे। ओके, देन टू वेक्टर्स a and b said to be equal and only if they have same magnitude and direction। सो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको जो है मिस मत करना प्लीज, आप इसको जो है मेमोराइज करो, ध्यान में रखो कि जब दो वेक्टर एक समान रहेंगे तभी वो जो है इक्वल डायरेक्शन में हम उसको बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इक्वल होने चाहिए। अगर अनइक्वल है तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम देखो आपको जो है एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर ए जो वेक्टर है वो ये डायरेक्शन में है, ओके ए, और दूसरा ऐसा कुछ बी डायरेक्शन, ये कुछ थोड़ा सा एंगल में है। ओके, सो ये दोनों अनइक्वल हैं। ओके, सेम लेंथ है, 5 के हैं, बट डायरेक्शन अलग है, सो ये अनइक्वल इसको हम बोलेंगे। सो बच्चों हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ये हमारा 5वां टॉपिक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। ओके, सो अभी हम लोग इसके बारे में समझते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में, कि ये एक्चुअली होता क्या है। अगर हम वेक्टर को देखें, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जिससे आप इजीली समझ सको। जैसे कोई वेक्टर का डायरेक्शन हमारा ऐसा है, ओके, ये हमारा ए है वेक्टर, अगर इसको हमको सब्सट्रैक्ट करना है तो इसका डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस। सो अगर रिजल्टेंट आप देखोगे इसका तो माइनस करोगे फिर ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, सो जहां पे जो जिस डायरेक्शन में अगर हम उसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, सो इसमें कुछ भी नहीं है, इसको आप जिस डायरेक्शन में देखो, आप वेक्टर का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में है, अगर उसको सब्सट्रैक्ट करना है तो उसको रिवर्स डायरेक्शन में हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सो अभी इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि हम आखिर में वेक्टर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं और इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। ओके बच्चों, सो बच्चों हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे O, और यहाँ पे एक हमारा क्वांटिटी वेक्टर A है ये डायरेक्शन में, ओके, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, और ये हमारा वेक्टर है B डायरेक्शन में ऐसे। सो अभी इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे। अभी आप देखोगे कि इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं आपके लिए, जिससे आप और इसको समझ पाओ। ओके, सो अगर आप ये पॉइंट O है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये पॉइंट हमारा O है, और ये हमारा वेक्टर A है, और एक वेक्टर हमारा B है। ओके, सो ये A हो गया हमारा, ये B हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ओके, सो अभी यहाँ पे देखना है आपको, निकालना है इसका रिजल्टेंट। सो अभी इसको देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिए, और इसका रिजल्टेंट जो होगा हमेशा इसको क्रॉस करेगा ऐसा। ओके, इसको R लिखेंगे। सो
अभी आप देखो ये दोनों डायरेक्शन वेक्टर के अलग अलग है, मतलब ये डायरेक्शन में जा रहा है, एक ये डायरेक्शन में जा रहा है। आप इसको एक हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। सो अभी ये दो डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसका हमको रिजल्टेंट निकालना है। सो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारा एक ए, ओके, जो यहाँ पी तक जा रहा है, ओके, और यहाँ पे एक ये बी जो ये डायरेक्शन में है, क्यू है, ये बी है, ओके। और इसका रिजल्टेंट अब हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये रिजल्टेंट हमारा ऐसे है एस, ओके। सो हम इस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर देंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे क्योंकि सेम अमाउंट है। ये देखो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये देखो डायरेक्शन इसका पैरेलल है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले आ दिया। सो ये कॉन्सेप्ट है, सेम डायरेक्शन है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे ले आ दिया, ओके। और यहाँ पे इसका हम रिजल्टेंट ऐसे निकाल लेंगे। सो अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन और आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ऐसे मेथड लगा के आपको सॉल्व करना होगा। ग्राफिकल मेथड से हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। सो बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपका जो है और क्लियर हो जाएगा। जो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कॉन्सेप्ट, उसको हम और क्लियर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर है 4.1। रेन इज फॉलिंग vertically with a speed of 35 meter per second. Wind started blowing after some times with a speed of 20 meter second. Okay, in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold this umbrella, his umbrella? Okay, so यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले वर्टिकली जो है रेन फॉल कर रहा था और जब हवा आया सो ये वेस्ट की डायरेक्शन में चला गया, ओके। सो अभी जो बस स्टॉप पे बंदा खड़ा है, जो भी लड़का खड़ा है, उसको किस डायरेक्शन में अपना छाता को, अम्ब्रेला को रखना होगा, ओके, जिससे वो भीग न जाए। सो अभी इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर जो कॉन्सेप्ट को पढ़ा है उसी से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके बच्चों। सो हम लोग बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का हमको जानना होगा कि हम इसको मैप में हम अपने पेज पे कैसे दिखाते हैं, ओके। सो हम इसके लिए एक टेबल यहाँ बनाते हैं। इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको वेस्ट, इसको साउथ। ये आप रिमेंबर कर लो, ये रिमेंबर कर लो, ये कॉन्सेप्ट है। हर एक क्वेश्चंस जो भी आएंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये ऐसे ही आपको दिखाना है। इससे बहुत छोटे छोटे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कोई बंदा ईस्ट से चल रहा है, उसके बाद 5 किलोमीटर जाने के बाद वो नॉर्थ जाता है, साउथ जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर अभी तक अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप ये जान जाओ कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए ये बहुत ही जरूरी है इसको रिमेंबर करना, ओके। सो क्वेश्चन पे अभी हम लोग जाते हैं कि वर्टिकली ये ऐसे वाटर फॉल हो रहा है, ओके। इसको हम VR बोलते हैं, ओके। और विंड जो ब्लो कर रहा है वो ये डायरेक्शन में, वेस्ट के डायरेक्शन में है, ओके, अकॉर्डिंग टू आवर मैप, जस्ट जो हम लोग ने ऊपर में डिस्कस किया। सो यहाँ पे VW, ओके। और जो इसका रिजल्टेंट होगा ये हमारा यहाँ पे होगा, ओके, R। और यहाँ से कुछ एंगल बनाएगा थीटा, जिसपे वो बच्चा जो है, जो स्टूडेंट जो भी जो वहाँ पे बच्चा बस स्टॉप पे खड़ा है, वो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में लेगा ये थीटा ही डिफाइन करेगा, ओके। क्योंकि हम वर्टिकली जा रहा था, उसके बाद विंड आया इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो वाटर है उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, ओके। सो कितने एंगल पे चेंज हुआ ये हमको रिजल्टेंट के थ्रू पता चलेगा, ओके। सो हम लोग ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं रिजल्टेंट फर्स्ट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट जो होगा हमारा वो अंडरस्कोर VR
स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सो अभी 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडरस्कोर में। और बच्चों यहाँ पे ये जरूर इसको भूलना मत, किसी भी जब यूनिट को आप लिखते हो तो मीटर पर सेकेंड ये लिखना आप भूलना मत, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो इसका कोई मतलब नहीं होता कि 35 क्या है, 35 या 12 क्या है, केजी में है, लीटर में है या किस में है। ये आप जो है जब तक आप इसको डिफाइन नहीं करोगे मीटर पर सेकेंड में है तो आपका क्वेश्चन जो है टोटली रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको यूनिट जो है डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, बिना यूनिट डिफाइन किए आप जो है क्वेश्चन को कभी मत करना, क्योंकि आप यूनिट नहीं डिफाइन करोगे तो आप जो है सामने वाले को नहीं बता पाओगे कि हमने किस यूनिट में इसको रखा है। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो तो दिमाग में रखो, ये बात को रखो कि हमको यूनिट जो है वो डिफाइन करनी है, क्वेश्चन में ही करनी है। जब हम सोल्यूशन कर रहे हैं तो जैसे ही भी कोई वैल्यू रख रहे हैं तो उसके साथ यूनिट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। सो यहाँ पे हम स्क्वायर निकालते हैं तो ये हमारा आ जाता है 37 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे ये वैल्यू हमको मिल जाता है रिजल्टेंट का। नाउ हम लोग चलते हैं इसके डायरेक्शन पे, थीटा। द डायरेक्शन जो हम निकालेंगे उसको हम बोलते हैं थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, वी डब्ल्यू अपॉन वी आर। अब देखो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत हो कि वी डब्ल्यू और वी आर कैसे आया, क्योंकि आप बेसिक समझो। यहाँ पे जब हमने ये डायग्राम बनाया तो आप इसको समझो, ये थीटा है। थीटा मीन्स यहाँ पे जो हमारा, हम इसको और अच्छे से समझाते हैं आपको कि ये हमारा थीटा है, इसके सामने वाले भुजा को हम परपेंडिकुलर होता है, ये लंब होगा। ओके, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये हमारा जो होगा वो थीटा, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा बेस। ओके, तो यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला हम लगाएंगे, जिससे, क्योंकि हमको ये वैल्यू पता, अब देखो tan थीटा ही क्यों लगा, क्योंकि हमको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो ये दोनों वैल्यू से हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो ये जस्ट, ये आप ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, जस्ट मैं आपको एक बार जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूँ जिससे आपको ये चीजें जो है पता हो जाए। सो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू हम निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू 12/35। ओके, मैंने जस्ट वैल्यू रख दिया। यहाँ पे अब आप बोलोगे कि यहाँ पे आपने मीटर पर सेकेंड क्यों नहीं रखा, तो ये हमने मीटर पर सेकेंड भी रख दिया। ये मीटर पर सेकेंड इस मीटर पर सेकेंड से कट जाएगा, इसीलिए आप देखोगे तो ये जहाँ पे tan थीटा लिखा होगा, क्योंकि वो दोनों यूनिट इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम केवल वैल्यू पे ही जाएंगे, 12/35। ये सब बच्चों कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो जनरली आप जो है मिस कर जाते हो एग्जाम्स में, जिससे आप जो है गलत भी कर सकते हो। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स जो हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा 12/35। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारा 19 डिग्री। ओके, आप इसको चेक भी कर लेना, 19 डिग्री। सो वो जो बच्चा खड़ा है उसको 19 डिग्री पे जो है अपना एम्ब्रेला को ईस्ट के दिशा में, अब ये डायरेक्शन कैसे आया कि ईस्ट की दिशा में। देखो अब यहाँ पे आप इसको जो है समझो, इस ग्राफ को जो हमने यहाँ पे बनाया है। ओके, सो अभी यहाँ से ऐसे आ रहा है, हम इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं कि आखिर में इसको ईस्ट में क्यों रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओ, देखो ये आपका वर्टिकली गिर रहा है। ओके, यहाँ पे वर्टिकली ये गिर रहा है वाटर, और ये वेस्ट का डायरेक्शन है, ये वेस्ट है। ओके, यहाँ पे एंगल जो ये बना, यहाँ पे जो बंदा खड़ा है इसके ऊपर ये डायरेक्शन में आएगा। ओके, वाटर इस बच्चे के डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा। सो अगर यहाँ पे बच्चा खड़ा है और अगर एम्ब्रेला उसको यहाँ पे लगाना है, आप समझो इसको, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो आप। यहाँ पे अगर उसको एम्ब्रेला लगाना है तो ये क्या करेगा, ये ईस्ट के डायरेक्शन लगाएगा, जिससे इसको बारिश को रोक सके। ओके, सो इससे क्या होगा कि आप जो ग्राफ बनाओगे, ये पहली बात, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या क्या चीजें समझनी है। पहले तो आपको ये ग्राफ,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसको बोलते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो या कभी आपने पढ़ा था भूल गए हो तो इसको आप रिमाइंड कर लो कि इसको ऐसे ही लिखते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से ये आ गया है, ये हमारा प्रूवन है, मतलब ये हर जगह हम लोग कोई भी मैप का स्टडी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसी डायरेक्शन में हम लिखते हैं। ओके, ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह यही यूज होगा। सो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस को जो भी जैसे बोला वैसे वैसे हमने इसके एक एक वैल्यू को पुट किया। ओके, सो पुट करने के बाद हमको यहाँ पे वैल्यू आया। वैल्यू आने के बाद अगर आपको जो है कंफ्यूजन हो रहा है कि ये किस डायरेक्शन में रखना होगा, तो ये बहुत ही आसान है। उसी ग्राफ को आप यहाँ से फिर से प्लॉट कर दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, सो ईस्ट और ये वर्टिकली ये ऐसे गिर रहा था और ये वेस्ट के डायरेक्शन में है। तो अभी हम यहाँ पे जब एम्ब्रेला यहाँ पे लगाएंगे सो ये ईस्ट से जो भी बारिश हो रही है वो रुक जाएगा। ओके बच्चों, सो हमको मतलब अभी हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं आप इसको रिवाइज करिए और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए बच्चों। जो भी इसके में डाउट आता है इससे रिलेटेड तो आप हमसे क्वेश्चन हमारे चैनल पे पुट करिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करिए बच्चों, जिससे हम आपको और भी हेल्प कर सकें और भी डिटेल में इसके बारे में बता सकें। क्योंकि जब तक आप हमसे क्वेश्चन नहीं करोगे तो हम आपको गाइड नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ पे फंस रहे हो। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सो हम लोग आगे इसके वीडियो बनाएंगे इसके आगे का, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे क्वेश्चन को समझ में आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो नहीं क्लियर होगा वो आप बताना, हम आपको उसके लिए नया वीडियो बनाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।